हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल में आप सब लोगों का। मैं रॉबिन गुप्ता MGHM इंटर कॉलेज महाराणा से आज मैं आपको समझाता हूँ NCERT की प्रश्नावली 4.2, लेकिन उसका भी पार्ट 1 वीडियो, क्योंकि ये प्रश्नावली सारणिक के गुणधर्मों पर आधारित है, इसलिए इसमें काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद अलग अलग गुणधर्मों पर आधारित हों। तो मैं इसका ये पार्ट 1 वीडियो पहले बना रहा हूँ 4.2। इसमें मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चंस बताए हैं जिसमें आपको शायद क्वेश्चन की भाषा में ये लिखा हुआ मिलता है शुरू में कि इस सारणिक का बिना प्रसार किए सिद्ध करके दिखाइए इसका मान 0 है। तो इसका बिना प्रसार किए अगर कभी भाषा लिख के आएगी, इसका बिना प्रसार किए निकालिए कि इसका उत्तर 0 है, तो आपको जैसे इस थर्ड क्वेश्चन लिखा है तो कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि हम सीधा इसका प्रसार कर दें, यानी पंक्ति के अनुदिश करें या स्तंभ के अनुदिश करें और फिर इसका प्रसार करके उत्तर 0 ले आए। लेकिन उसमें एक भी मार्क्स अगर नहीं मिलेगा अगर ये आपकी बात लिखी है कि इसका बिना प्रसार किए उत्तर लाके दिखाएं कि इसका 0 होगा। तो पहले मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप के बताए जिसमें मैंने ये बताया कि बिना प्रसार किए उत्तर 0 किस तरीके से आता है। अब इसके लिए नियम क्या है? 0 उत्तर तभी आ सकता है जब मैंने आपको ये बात बताई या तो किसी सारणिक की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ उसके सारे अवयव 0 हो जाए तो वो अपने आप 0 हो जाएगा, या दूसरा मेथड कोई सी दो पंक्ति या कोई से दो स्तंभ ये समान हो जाए। इन दोनों के अलावा ऐसा कोई मेथड नहीं था जिसमें आपको ये सिद्ध करके दिखाना हो कि 0 कैसे हो सकता है। तो जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया क्योंकि थर्ड क्वेश्चन शायद उसी तरीके का ही है। एक सारणिक यहां पर दिया हुआ है 3x3 क्रम का और हमें ये बिना प्रसार किए सिद्ध करके दिखाना है कि इसका मान 0 होगा। तो मैंने इसमें यही कोशिश की। देखिए, अगर मैं R1 R2 R3 कोई संबंध देखना चाहूं कि इन तीनों पंक्तियों में कोई संबंध है तो कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि हम इन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि 2 + 3 यहां 5 था इसलिए, लेकिन 7 और 8 15 लेकिन यहां 9 है, ऐसा नहीं हो सकता। स्तंभों में मैंने नोटिस की बात, ये जितनी भी संख्याएं हैं वो इसके 9 के गुणांक के बराबर में है, क्योंकि मैं 9 से गुणा करूं तो 9 × 7 = 63, 63 और 2 = 65, 9 × 8 = 72, 72 और 3 = 75, 9 × 9 = 81, 81 और 5 = 86। यानी इस स्तंभ की 9 से गुणा अगर हम करें और इसमें जोड़ दें तो ये पूरा स्तंभ बिल्कुल इसके समान हो जाएगा। और मैंने यही किया, इस स्तंभ की 9 से गुणा करके इसमें जोड़ दिया। तो देखिए, मैंने 9 × 7 = 63, 2 में 63 जोड़ा तो 65 हो गया, 9 × 8 = 72, 3 + 72 यानी कि 75, 9 × 9 = 81, 5 + 81 यानी कि 86। अब ये बात नोट करें आप, जो स्तंभ मैंने बदला है वही आपको लिखना है, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कई लोग गलती करते हैं, हमने C1 को बदला तो आपको यहां भी C1 लिखना है और इसके ठीक बराबर में भी एरो लगाते हुए C1 ही लिखना है। हमने क्योंकि बदला किसे है? C1 को। कैसे बदला? C1 में जोड़ दिया 9C2, क्योंकि C2 के मैंने 9 से गुणा करके C1 में जोड़ा। तो आप बिल्कुल ऐसे लिख के दिखाएं, जिसे बदला होता है आपने वही यहां आएगा, इसके ठीक बराबर में भी यही आएगा, प्लस बाकी आपने जैसे किया वो चीज यहां पे आएगी। अब ये दोनों स्तंभ आपके समान हैं और दो स्तंभ या दो पंक्ति अगर समान हो जाएं तो उत्तर 0 होता है। ये भी आप लिख के दिखाएं, क्योंकि C1 व C3 समान है इसलिए उत्तर इसका 0 हो गया। पहला पहला क्वेश्चन तो आप चलिए खुद कर सकते हैं, शायद बिल्कुल इसी तरीके का ही है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आप खुद भी सोच लें, वरना एक हिंट देता हूं, आप C1 को चेंज करके देखें, C1 + C2 + C3, तो उसमें ऐसा होगा शायद पूरा स्तंभ भी ये 0 हो जाएगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं, हम तीनों को जोड़ना पड़ता है किसी किसी क्वेश्चन में, तो हमने C1 को चेंज कर दिया C1 + C2 + C3, तो ये तीनों जगह 0 आ जाएगा। और जब कोई पंक्ति या स्तंभ पूरा 0 होता है तो भी उसका मान 0 होता है। ये आप खुद ट्राई करके देखें, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। अब आता है चौथा क्वेश्चन। ये एक सारणिक दिया हुआ है, इसे भी सिद्ध करके दिखाना है कि इसे बिना प्रसार किए इसका उत्तर 0 होगा। तो मैंने पहले इसकी गुणा की अंदर, यानी AB + CA, BC + AB, CA + BC, ये मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको यहां से भी लिखा हुआ मिलता, जैसे मैंने इस समय लिखा हुआ है। हम इसमें अब ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, यानी त्रिगुण, ताकि इसमें कोई से दो स्तंभ या दो पंक्ति समान हो जाए। अभी तो आपको नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं अगर ये बात आपसे कहूं कि C3, इसमें मैं C2 को जोड़ दूं तो ये हो जाएगा AB + BC + CA। यहां भी देखिए मैं जोड़ता हूं तो AB + BC + CA,
और यहां भी मैं जोड़ दूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी मैंने C3 को चेंज कर दिया C3 प्लस C2 से, उससे C3 बदल गई। और C3 बदलने का देखिए, ये भी ध्यान से देखिए, मैंने यहां भी लिखा है, हमने बदला किसे, C3 को, C3 आया, और C3 के बराबर में भी C3 ही लिखा जैसे मैं ऊपर समझा रहा था, और उसमें किसे जोड़ा था, C2 को। ये बिल्कुल सही मेथड है, जिसे आप बदलते हैं वो पहले लिखते हैं, उसके ठीक बराबर में भी वही आएगा, प्लस अब किसे जोड़ा है वो चीज एंड में लिख दें। अब मैंने देखिए कहा था किसी सारणिक में हम किसी स्तंभ से या किसी पंक्ति से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, पूरे से नहीं लेते कॉमन, किसी स्तंभ से या किसी पंक्ति से कॉमन लेना पड़ता है। तो पंक्ति में तो ऐसा कुछ नहीं है कॉमन, देखिए इस स्तंभ में कॉमन है, और वो भी क्या कॉमन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये पूरी ये ब्रैकेट कॉमन आ रही है, ये मैंने कॉमन निकाल ली। मैंने लिख के भी दिखाया C3 से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए उभयनिष्ठ लेने पर। जब हमने ये चीज कॉमन निकाल ली तो यहां 1 1 1 बचा, वो मैंने यहां लिख दिया, बाकी दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि C1 और C2 चेंज ही नहीं होने थे। अब देखिए दोनों स्तंभ समान हो गए, C1 और C3, क्योंकि देखिए यहां भी 1 1 1 लिखा है और यहां भी 1 1 1 लिखा है, यानी C1 और C3 अगर समान है तो इसका उत्तर शून्य हो गया, और शून्य की हम किसी से भी गुणा कर दें उत्तर आपका शून्य आएगा। यह आपका चौथा सवाल था, जो इस तरीके से मैंने करके दिखाया कि बिना प्रसार किए हम कैसे सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि किसी सारणिक का मान शून्य हो सकता है। अब एक चीज और है, पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूं। इसके लिए हालांकि लिखा नहीं था कि इसे बिना प्रसार करके दिखाएं कि इसका मान शून्य होगा, आपको यह भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको एक पहले पहचान बता देता हूं। ये जो आव्यूह है, अगर मान लीजिए आव्यूह के रूप में लिखूं मैं, तो देखिए इसके विकर्ण में 3 शून्य आते हैं, और ये जो सम्मुख अवयव हैं ये विपरीत चिन्हों के हैं, क्योंकि ये प्लस ए और ये माइनस ए, ये माइनस बी, ये प्लस बी, माइनस सी और प्लस सी। तो ऐसा आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के सारे अवयव शून्य हों, और ये जो सम्मुख अवयव हैं ये आपके विपरीत चिन्हों के हों, तो ये विषम सममित आव्यूह होता है। और विषम सममित आव्यूह अगर 3 गुणा 3 क्रम का है तो उसके सारणिक का मान हमेशा शून्य होता है। अब ये बिना प्रसार किए अगर आपको लिख के आए कि कैसे करें, प्रसार करके तो आप कर ही देंगे, शून्य उत्तर आएगा, लेकिन अगर ये कभी आएगा ऐसे कि बिना प्रसार किए विषम सममित आव्यूह के सारणिक का मान दिखाइए, जैसे यही दे रखा है कि शून्य कैसे हो, तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, मैंने इस सारणिक का मान मैंने डी मान लिया। डी इसलिए मान लिया क्योंकि डिटरमिनेंट का पहला लेटर मैंने मान लिया, क्योंकि सारणिक है इसलिए मैंने इसे डी लिख दिया। अब मैंने इसकी तीनों पंक्तियों से कॉमन लिया माइनस। आव्यूह में से तो हम माइनस एक बार ही कॉमन लेते, सारणिक में ध्यान रखें अलग अलग कॉमन लेना पड़ता है। तो मैंने इस पंक्ति से माइनस कॉमन लिया, इस पंक्ति से माइनस कॉमन लिया, और इस पंक्ति से माइनस, यानी माइनस अगर 3 बार आया तो माइनस इंटू माइनस वो माइनस का क्यूब हो गया। माइनस का मतलब -1 ही होता है, तो -1 का क्यूब। इन सब के चिन्ह बदल गए, जीरो से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ध्यान से देख सकते हैं इनके चिन्ह भी बदल गए। मैंने यहां भी लिख दिया R1 R2 R3 प्रत्येक से -1 उभयनिष्ठ लेने पर। अब ये -1 का क्यूब है, ये तो माइनस ही हो गया। अब मैंने आपको एक परिवर्तन और बताया था, इसका अगर हम परिवर्त कर दें, यानी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये इसके बराबर ही होता है। तो मैंने इसको परिवर्त करके लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0 माइनस ए बी, वो देखिए ये आ गया, A0 C वो दूसरा स्तंभ, -b -c 0 हो गया। सारणिक में परिवर्त अगर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई चेंज नहीं होता है। ये मैंने लिखा भी है पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर बदलने पर। ये इसलिए किया क्योंकि ये देखिए वापस डी के इक्वल हो गया, माइनस पे ध्यान न दीजिए, ये पूरा मान ये डी के इक्वल ही हो गया। तो इसका मतलब मैंने सिद्ध कर दिया डी बराबर माइनस के डी। अब डी में इधर ले आया तो 2d बराबर 0, डी बराबर 0। ये बिना प्रसार किए सिद्ध हो गया कि किसी विषम सममित आव्यूह के सारणिक का मान शून्य होता है। अब एक 5वां क्वेश्चन और है, ये भी बिना प्रसार का है, लेकिन ये ऐसा सारणिक दे रखा है इसका उत्तर शून्य नहीं दिखाना, इस सारणिक को एक दूसरे सारणिक के इक्वल दिखाना है। ये भी बिना प्रसार के ही होता है, ऐसा नहीं कि आप पहले इसका प्रसार करें तो LHS का मान निकालें, फिर इसका करें तो RHS का मान, दोनों इक्वल प्रूव करके दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं करना। ये सारणिक को आपको बिना प्रसार किए गुणधर्मों की सहायता से ही दिखाना है। तो सबसे पहले मैंने एक काम किया, इसमें ये पंक्ति R1 है, ये R2 है और ये R3 है। मैंने R1 को चेंज किया, R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने ध्यान रखें R1 को चेंज किया तो देखिए मैंने यहां R1 लिख दिया, और चेंज कैसे किया, R1 में मैंने जोड़ दी R2 और R3, वो यहां लिख दिया।
जिसे चेंज करते हैं ध्यान रखें वो आएगा, उसके बराबर में भी वही, और बाकी आपने क्या जोड़ा है वो लास्ट में लिख दिया करें। उससे फायदा क्या हुआ, इन तीनों को जोड़ा तो ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर जोड़ के देख सकते हैं, और 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उससे बेनिफिट ये हुआ इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और आपको उत्तर में 2 लाना भी है। तो केवल अभी हमारा केवल 2 जो उत्तर में आना था वो चीज तो आ गई क्योंकि हमने इससे 2 कॉमन ले लिया, और मैंने ये लिख के दिखाया R1 से 2 बेंच लेने पर, बाकी सब कुछ ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब आप लोग उत्तर देंगे, क्योंकि उत्तर देखिए मैंने सिद्ध तो करके लिख रखा है, ये सब जो अवयव लिख रखे हैं वो अकेले अवयव हैं, और यहां पे अकेले में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 2-2 अवयव हैं, ये 3-3 के योगफल से है, तो इन्हें हमें छोटा करना है, यानी जितने भी बड़े बड़े अवयव हैं इन्हें हमें छोटे करके लिखना है। तो पहले मैं 3 वाले को छोड़ता हूं कि 3 वाले को हम 1 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि सिंगल में। मैं इसमें से अगर इसे घटाऊं तो भी सिंगल हो जाएगा, और मैं इसमें से इसे घटाऊं तो भी वो सिंगल हो जाएगा, वो हम कुछ भी कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जो यहां पे किया R1 को चेंज किया, R1 में से R3 को घटाया, वो मैंने नीचे लिखा है, ध्यान रखें R1 को चेंज किया उसके बराबर में भी R1 लिखा, और घटाया कैसे मैंने R3 को, आप R2 को भी घटा के देख सकते थे। तो यहां से देखें अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो यहाँ C बचा, यहाँ R बचेगा क्योंकि P प्लस Q कैंसिल, और यहाँ पे बचा Z। देखिए ये सिंगल में कन्वर्ट हो गए। अब हमारा काम बचा कि ये दोनों जो डबल वाले हैं इन्हें भी सिंगल में कैसे करें कन्वर्ट। तो देखिए पहले मैं इसे करता हूं, अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं, यानी R2 को चेंज करना है, देखिए R2 माइनस R1, ये मैंने देखिए यहां लिखा, R2 को चेंज किया R2 माइनस R1, घटाने पे देखिए C से C कैंसिल, A बचा, यहां P बचा, ये X बचा। अब केवल ये वाला बचा यानी R3 को चेंज करना, और R3 में से अगर मैं R2 को माइनस कर दूं, आपका देखिए ये भी क्लियर होता है, आप लोग खुद भी पहचान सकते हैं, B Q और Y बचा। अब ये मैंने यहां तक तो उत्तर लिख दिया, लेकिन ये उत्तर अभी बुक से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि बुक में ये है A P X जो पंक्ति है वो सबसे ऊपर है, जबकि ये मेरी बीच में आ रही है R2 के लिए। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को आपस में चेंज कर दूं, तो ये मैंने त्रिकोण भी बताया था, समीपवर्ती पंक्तियों को ही हम चेंज कर सकते हैं, समीपवर्ती स्तंभों को चेंज कर सकते हैं। तो मैं अगर इन दोनों को आपस में चेंज करूं तो ये ऊपर आ जाएगी पंक्ति, ये वाली नीचे, लेकिन माइनस का चिन्ह बाहर आएगा। ये त्रिकोण मैंने बताया था, जब समीपवर्ती पंक्तियों को स्तंभों को चेंज करती हैं तो माइनस बाहर आता है, वो देखिए इधर लिखा हुआ है। अब अभी भी उत्तर मैच नहीं किया क्योंकि इन दोनों को भी चेंज करना है, और जब हम इन दोनों को चेंज करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूं, हम या तो ये लिखते हैं फिर जैसे मैंने लिखा था R1 और R2 को बदलने पर, या तो हम पूरी भाषा लिख के दिखाएंगे, या इस तरीके से लिख के दिखाने, इसका मतलब भी ये होता है R1 इंटरचेंजिंग R2, यानी R1 और R2 को परस्पर बदलने पर। तो आपको पूरी भाषा लिख के नहीं दिखानी। अब जैसे कि मैंने देखिए इन दोनों को यहां पे चेंज किया था, यहां पे मैंने लिखा R2 और R3 को बदला, वो यहां लिख दिया। पहले मैंने R1 और R2 को बदला था, वो देखिए मैं यहां से हटा रहा हूं क्योंकि मैंने यहां लिखा था, वो कायदे में वो यहां लिखना था मुझे R1 और R2 को बदलने पर, वो मैं चलिए यहां लिख देता हूं R1 इंटरचेंजिंग R2। वो स्टेप समझिए, वो ये हो गया। अब फिर मैंने इन दोनों को चेंज किया, वो ये आ गया R2 इंटरचेंजिंग R3। ये आपका उत्तर बिल्कुल सही हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो मैंने बताए, बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए कि किसी सारणिक का मान शून्य होता है, या किसी सारणिक को हमें दूसरे सारणिक के इक्वल प्रूव करके दिखाना हो। अब जो प्रसार वाले क्वेश्चंस होंगे, अभी बहुत क्वेश्चंस है इस प्रश्नावली में, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।